हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई में बिल्कुल मस्त होंगे। मैं कृष्णा सर आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके इस प्यारे से प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है यूनिक स्टडी विद कृष्णा में। तो बच्चों, हमने 50 दिन 50 मैराथन सीरीज शुरू किया हुआ है साइंस का। इस साइंस में हमने अध्याय 9 शुरू किया हुआ है, वो भी है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी लंबा चैप्टर है। तो इसमें हमने पढ़ लिया है, 3 लेक्चर कंप्लीट कर लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे लेक्चर नंबर 4 और इस चैप्टर का भाग नंबर 4 है। ठीक है, तो आपको बता दें कि पिछले क्लास में हमने क्या क्या डिस्कस किया था। अभी पिछले क्लास में, थर्ड क्लास में, हमने जो है डिस्कस किया था किस तरीके से अवतल दर्पण के जो 6 स्थितियां होती हैं, 6 स्थिति में प्रतिबिंब कहाँ कहाँ पे बनते हैं, कहाँ कब आभासी बनता है, कब सीधा बनता है, वास्तविक उल्टा कब बनता है, कब छोटे प्रतिबिंब बनते हैं, कब बड़े प्रतिबिंब बनते हैं। एक बार हमने अनंत पे रख के चेक किया था, फिर उसके बाद हमने जो है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में रखा, फिर वक्रता केंद्र पे रखा, फिर उसके बाद फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में रखा, फिर इसके बाद हमने फोकस पे रखा, फिर फोकस और ध्रुव के बीच में रखा। तो 5 स्थितियों में हमारा जो आया था वो क्या था, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बन रहा था, और छठी स्थिति में हमारा आभासी सीधा प्रतिबिंब बना। इसके बारे में हमने डिस्कस किया था और आपको बता दें कि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ना एक कोई भी 2 नंबर का आता है, कई बार बता चुके हैं, इस बार भी बता रहे हैं। तो आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर देते हैं कि अवतल नए उत्तल दर्पण द्वारा किस तरीके से प्रतिबिंब बनेगा, इसकी कितनी स्थितियां आएंगी, उसको डिस्कस कर लेते हैं। फिर उसके बाद उसको लिख लेते हैं कि कहाँ पे बना, कहाँ पे कैसा बना, प्रकृति जान लेते हैं। तो आज हेडिंग डालिए क्या है, उत्तल दर्पण से बने प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति का किरण आरेख। किसका पढ़ेंगे बच्चा लोग, उत्तल दर्पण का। तो मैं बता दूं कि जो उत्तल दर्पण होता है इसके सिर्फ और सिर्फ 2 ही स्थितियां आती हैं, उसमें अवतल दर्पण में 6 होती हैं। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम लोग बनाते हैं उत्तल दर्पण। कैसा दर्पण बनाते हैं, उत्तल दर्पण। ठीक, एक आप बना लीजिए उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में जो दबा हुआ भाग होता है उसमें पालिश या कलई लगी हुई होती है, और परावर्तक तल कहाँ होता है, उभरे हुए भाग पर होता है। तो ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है, इधर लिख देते हैं, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल लाइन। ठीक, अब यहाँ पे आपका ये होता है ध्रुव। अब बताओ, एफ पी सब इधर इधर रहेगा, एफ इधर रहेगा, इसी तरीके से केंद्र भी इधर रहेगा, एफ और सी यहाँ पे हो गया। ठीक, अब अगली जो स्थिति आएगी, सबसे पहली स्थिति, उसमें हम लोग वस्तु को कहाँ रखेंगे, अनंत पे रखेंगे। ठीक है, तो पहला स्थिति में लिखते हैं जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु कहाँ हो बच्चा, अनंत पर हो। ठीक है, तो मान लेते हैं यही कहीं अनंत है। ठीक, यहाँ पे मान लेते हैं कहीं अनंत है। तो आपका जो है इस तरीके से प्रकाश आएगा, प्रकाश आ रहा है। ठीक है, यहाँ से भी लाते हैं, अनंत से आ रहा है। तो जब प्रकाश आता है मुख्य अक्ष से समांतर, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात क्या हो जाता है, फोकस से गुजर जाता है। ठीक है, वो अवतल दर्पण में होता है। इसमें क्या होगा, इस तरफ तो प्रकाश जाएगा ही नहीं, फोकस इस तरफ है, तो ये क्या हो जाएगा, परावर्तन के पश्चात परावर्तित हो जाए, इसे यार भागने लगेगा। ठीक है, क्यों ये इधर भागने लगेगा, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, परावर्तन की घटना हो रही है। तो ये परावर्तक तल है ना, और ये कौन सा है, उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण है, तो ये उधर परावर्तित हो गया। इसी तरीके से जब ये आया तो ये भी क्या हो गया, इधर परावर्तित हो गया। लेकिन 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 जब परावर्तित हो गया तो ये कहीं भी जाके, उधर कहीं भी जाके आपस में नहीं काटेंगे, तो काटेंगे कहाँ, तो ये जो है काटेंगे इस तरीके से, थोड़ा सा इस तरीके से बनाओ। ठीक, कहाँ पे काटेंगे, फोकस पे काटेंगे। और कैसा रहेगा, बिल्कुल आभासी रहेगा। कैसे पता चला बिल्कुल आभासी रहेगा, क्योंकि इस तरफ अगर कटता तो वो वास्तविक रहता, अब इस तरफ आया है तो आभासी होगा। तो आभासी को हम लोग डैश डैश करके बनाते हैं। तो इसका प्रतिबिंब कहाँ पे बना बच्चा लोग, फोकस पे। अब जो अवतल दर्पण था उसमें भी वस्तु अनंत पे था, तो प्रतिबिंब कहाँ बना था, फोकस पे। इसमें भी प्रतिबिंब कहाँ बना है, फोकस पे। तो अब इसको लिखेंगे, और कैसा बना है, बिंदु के आकार का है, इधर है तो क्या है, आभासी है, और सीधा रहता है, आभासी के साथ हमेशा सीधा रहता है। ठीक है, तो लिखेंगे अवतल नहीं उत्तल, उत्तल
दर्पण, उत्तल दर्पण की इस स्थिति में, इस स्थिति में, इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब, वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बना है बच्चा लोग? फोकस पे। वस्तु का प्रतिबिंब फोकस पर, फोकस पर, और कैसा है? आभासी है और सीधा है। आभासी, आभासी सीधा, आभासी सीधा तथा तथा आकार में वस्तु से, वस्तु से छोटा है, बहुत छोटा, बहुत छोटा। कितना छोटा? बिंदु के आकार का। देखिए ये बिंदु के आकार का ही बना है, बिंदु के आकार का बनता है, ठीक है। ये आपका हो गया अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण का एक स्थिति। इसमें सिर्फ और सिर्फ दो ही स्थिति आती है। एक स्थिति हम रख लिए अनंत पे, दूसरा स्थिति रखेंगे अनंत और जो ध्रुव है उसके बीच में कहीं भी, ठीक है। दूसरी स्थिति देखिए, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, सबसे पहले हम लोग बनाएंगे, क्या बनाएंगे? हम लोग बनाएंगे उत्तल, उत्तल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? ये मन की दर्पण नहीं है, ये उत्तल दर्पण है, ठीक है। तो लिख लीजिए ताकि पता चले, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण क्या होता है? ऐसा दर्पण जिसमें दबे हुए भाग पे पॉलिश या कलई लगा हुआ होता है और परावर्तक तल उभरे हुए भाग पे होता है, तो यही उत्तल दर्पण होता है। ये आपका प्रिंसिपल लाइन है, मुख्य अक्ष है, ठीक है। अब इसके बाद फिर ये आपका क्या है? पोल यानी ध्रुव। ये आपका क्या है? फोकस है। ये आपका क्या है? वक्रता केंद्र है, ये वक्रता केंद्र है। तो अब जो हमारा है, मान लेते हैं यहाँ कहीं अनंत है, यहाँ क्या है? कहीं अनंत है। अनंत और ध्रुव के बीच में देखिए, अलग अलग किताबों में आप देखेंगे कहीं लिखा रहेगा फोकस और ध्रुव के बीच में, कहीं लिखा रहेगा वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच में, कहीं लिखा रहेगा अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। कहीं भी रखिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थिति बनेगी उसकी। कहीं आप रख के चेक कर लीजिएगा, अभी हम चेक करवा देंगे, ठीक है। तो हम इतना मान लेते हैं कि अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखिए, ठीक। तो यहीं कहीं ऐसे कायदे से रख देते हैं, फिर इसका डायग्राम हम लोग बनाते हैं। अलग अलग किताबों में अलग अलग प्रकार से पाएंगे, लेकिन जो हम पढ़ा रहे हैं बिल्कुल अलग है। कहीं भी आप समझिए, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी आप रखिए, एक ही स्थिति बनेगी। अब यहाँ से है आएगा, ऐसे आया ना, आया तो आएगा, तो ये इधर तो जाने नहीं है, क्या हो जाएगा? परावर्तित हो जाएगा। तो जब ये परावर्तित हो जाएगा तो पीछवा इसे डैश डैश करके बन जाएगा। बना ना? बिल्कुल बना। अब दूसरा स्थिति क्या है? अब इसको कहाँ से गुजार दीजिए, हाँ, कहाँ से गुजारिए? वक्रता केंद्र से। तो वक्रता केंद्र से जब गुजरेगा तो जिस रास्ते से गया उसी रास्ते से रिटर्न बैक फ्रॉम होम, यानी तुरंत दोबारा उसी रास्ते से आ जाएगा। ये ले लेते हैं, वस्तु आपका है ए है, ये आपका बी है। अब देखिए काटा कहाँ पे है? ये काटा ना, तो यही हो गया क्या बच्चा लोग? प्रतिबिंब। ए डैश बी डैश, ये आपका क्या हो गया? प्रतिबिंब हो गया। अब कहीं पे भी रखेंगे, मान लेते हैं वस्तु यहाँ पे रखेंगे, तब वो इसे लेके जाएंगे, यहीं कहीं बनेगा। तो यानी कि किसी भी स्थिति में आप अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रख दीजिए, यही स्थिति बनने वाली है। यानी कि ऊपर बनेगा, मान लो कि किसी में थोड़ा बड़ा, किसी में थोड़ा छोटा, लेकिन इतना बड़ा नहीं बन पाएगा कि जो वस्तु है उससे बड़ा बन जाए, ठीक है। वस्तु से बड़ा कैसे बनेगा? वो रेखा उधर नहीं ना जाएगा, रेखा जब भी जाएगा नीचे ही की तरफ ही जाएगा, तो वस्तु से छोटा ही बनेगा, ठीक, बहुत ज़्यादा छोटा नहीं। तो आप क्या करिए, अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखिए, सिर्फ और सिर्फ एक ही स्थिति आएगी। इसी कारण से उत्तल दर्पण की सिर्फ और सिर्फ दो ही स्थिति होती है, एक अनंत पे, एक अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं भी रखिए, यही स्थिति बनने वाली है जो अभी फिलहाल बना है। तो इसको कैसे लिखेंगे? उत्तल, इस वाले पेन से लिखते हैं,
उत्तल दर्पण की इस स्थिति में इस स्थिति में किस स्थिति में बच्चा, जब अनंत और ध्रुव के बीच में कहीं रहे। उत्तल दर्पण की इस स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब हमेशा 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 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि कहीं बीच में रख दीजिए, ठीक है। हमेशा ध्रुव तथा फोकस के बीच में आभासी कैसे पता चला, दर्पण के इस तरफ है और डैश डैश है। आभासी के साथ सीधा बनता है। सीधा कैसे पता चला, वस्तु जो है ऊपर है तो प्रतिबिंब भी कहाँ बना है, ऊपर। आभासी सीधा तथा आकार में वस्तु इतना बड़ा है इतना छोटा है, वस्तु से क्या है, छोटा बनता है। छोटा बन रहा है कि नहीं, छोटा बनता है। इस तरीके से आप लोगों का उत्तल दर्पण का दो स्थिति थी, प्रकृति और प्रतिबिंब ज्ञात करने के लिए दोनों हम लोग अध्ययन कर लिए। आप लोग इसको क्या करिए, बढ़िया से नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। फिर हम जो है आगे की कहानी शुरू करते हैं। चलिए स्क्रीनशॉट मारिए। हाँ तो बच्चों, हमने जो है अभी सीख लिया अवतल दर्पण से 6 स्थितियां किस तरीके से बनती है और उत्तल दर्पण से 2 स्थितियां कैसे कैसे बनती है, उसको हम लोग अभी एक साथ समरी करेंगे। यानी उसका सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से चार्ट बना के देखेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे वस्तु की स्थिति कहाँ कहाँ पे है, फिर लिखेंगे प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ है, फिर लिखेंगे उसका साइज कैसा है, फिर लिखेंगे उसकी प्रकृति कैसा है। स्थिति का मतलब ये है, 6 स्थिति आपको बताए थे, कभी अनंत पे है, कभी एफ और सी के बीच में है, कभी सी पे है, इस तरीके से था। आप प्रतिबिंब की स्थिति यानी प्रतिबिंब जहाँ बनता था, फिर उसके बाद प्रतिबिंब का साइज यानी छोटा है कि बड़ा है, फिर प्रतिबिंब की प्रकृति आभासी है कि सीधा, वास्तविक है कि उल्टा है, यही हम आपको बताएंगे। तो आपने 8 स्थिति सीख लिया, 8 स्थिति एक साथ सारणी में हम लोग बताएंगे। तो सबसे पहले अवतल दर्पण में पहला कंडीशन था हमारा क्या, जब वस्तु अनंत पर हो। तो जब वस्तु अनंत पर था, तो आप ही लोग बताएंगे इसको, एक मार्कर कहाँ गया, आप ही लोग इसको बताएंगे कि कहाँ पे बनेगा प्रतिबिंब। अनंत पे रहता है तो प्रतिबिंब की स्थिति कहाँ होती है, फोकस पर। कहाँ होती है बच्चा लोग, फोकस पर। फोकस पर बनती है कि नहीं, याद आ रहा है। फिर प्रतिबिंब का साइज क्या था, बहुत छोटा। कितना छोटा, बहुत छोटा। लिखे थे कि किस आकार का, बिंदु आकार। यानी अभी जो आप लोग कल और आज मिला के पढ़े हैं, उसको हम लोग 10 मिनट में समरी करेंगे, पूर्ण रूप से कंप्लीट करेंगे। साइज उसका क्या था, बिंदु के आकार का। अब प्रतिबिंब की प्रकृति क्या आती थी, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा क्या होता था, उल्टा। ये इसका क्या था, साइज था। अब एक तो ये कंप्लीट हो गया, ठीक। अब दूसरा हम लोग पढ़ेंगे इस तरीके से, दूसरी स्थिति इसकी। अब इसको थोड़ा सा घेर उड़ दीजिए ताकि ऐसे पढ़ा रहे, ठीक है। अब दूसरी स्थिति हम लोग पढ़ेंगे। दूसरा स्थिति कहाँ पे था, जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच में। दूसरी स्थिति कहाँ पे आती है, जब वस्तु अनंत तथा सी के बीच में हो। तो इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब कहाँ बनता था, तो ये बनता था एफ तथा सी के बीच, एफ तथा सी के बीच में बनता था, ठीक है। याद आ रहा है ना। फिर ये इसका आकार क्या होता था, छोटा होता था, छोटा आकार, है ना। ऐसे लिख देते हैं, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। जितना बड़ा वस्तु है उससे क्या होता है, छोटा ही होता है। फिर इसके बाद ये वास्तविक है कि आभासी है, ये भी वास्तविक बनता था, वास्तविक। और वास्तविक के साथ क्या बनता था, उल्टा।
इस चीज को आप बिना देखे नोट करिए, ठीक है। आप खुद से एक चार्ट बनाइए इसको, यानी कॉपी में नहीं देखिए और बोर्ड पे भी मत देखिए, ये वीडियो इसे चलने दीजिए और आप अपने मर्जी से लिखते रहिए, ठीक है। देखें कितने लोग लिख पा रहे हैं। अब तीसरा केस क्या है बताइए सभी लोग। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर हो, ठीक है। कहाँ पे? वक्रता, तीसरा केस लिखिए, वक्रता केंद्र पर हो। वक्रता केंद्र पर हो तो कहाँ पे प्रतिबिंब बनेगा? इसका बनेगा वक्रता केंद्र पर ही। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? वक्रता केंद्र पर। और कैसा बनेगा? वस्तु के बराबर। सिर्फ एक ही ऐसी स्थिति थी जिसमें वस्तु के बराबर बनता था, वस्तु के बराबर, बराबर। और कैसा रहता था? आभासी कि वास्तविक? वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक तथा उल्टा बना था ना। तो इस तरीके से ये भी स्थिति हम लोगों ने देख लिया, तीसरी स्थिति। अब फिर कौन सी स्थिति देखेंगे? चौथी स्थिति। चौथी स्थिति वस्तु कहाँ पे था? चौथी स्थिति में जब वस्तु F तथा C के बीच में हो, बीच में हो। तो F और C के बीच में होता था तो बस कहाँ पे प्रतिबिंब बनता था? वक्रता केंद्र C तथा अनंत की ओर जाता था, अनंत के बीच में, यानी वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच में बनता था ना। अब इसके बाद फिर प्रतिबिंब का साइज क्या रहता था? वस्तु से बड़ा आता था, वस्तु से बड़ा। सब हम पढ़ा दिए हैं, ठीक है। एक साथ समरी कर रहे हैं, बस एक साथ सबको लिख रहे हैं, वस्तु से बड़ा। इसके बाद फिर कैसा रहता है? वास्तविक, वास्तविक तथा उल्टा। वास्तविक के साथ हमेशा क्या होता है? उल्टा होता है, ठीक। ये चौथी स्थिति हो गई। अब हम लोग अगली स्थिति पढ़ेंगे, इसकी पांचवी स्थिति। लाइन टेढ़ा जा रहा होगा, उससे क्या मतलब है? अब पांचवी स्थिति हम लोग पढ़ेंगे इसका। पांचवी स्थिति क्या है? यहाँ जगह है, लिखो 1 2 3 4 5। जब वस्तु कहाँ पे रहेगा? फोकस पर, यानी F पर। जब वस्तु फोकस पर हो, ठीक। फोकस पे होगा तो इसकी इस प्रतिबिंब कहाँ बनेगी? अनंत पर। कहाँ बनेगी? अनंत पर। और अनंत पे बनेगी, आकार क्या होगा? वस्तु से बहुत बड़ा, कि बहुत बड़ा, वस्तु से बहुत बड़ा बना था ना। वस्तु से क्या बना था बच्चा लोग? वस्तु से बहुत बड़ा बना था कि नहीं बना था? बना था। और इसके बाद फिर कैसा बना था? आभासी की वास्तविक? वास्तविक ही बना था, वास्तविक तथा उल्टा। और आपको बताए थे कि 5 स्थितियों में वास्तविक उल्टा बनता है, फिर जो छठी स्थिति आती है उसी में आभासी और सीधा बनता है, ठीक है। तो इस तरीके से इसको यहाँ पे आप लोग घेर लीजिए। अब हम लोग पढ़ेंगे छठी स्थिति। जब वस्तु कहाँ हो? जब वस्तु F तथा, यानी जो फोकस है और जो ध्रुव है उसी के बीच, F तथा P के बीच हो। तो इस स्थिति में वस्तु कहाँ बनता है? दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे बनता है, ठीक है। और कैसा होता है? वस्तु से बड़ा कि वस्तु से छोटा? वस्तु से क्या बना था? वस्तु से बड़ा बना था ना, हाँ। वस्तु से बड़ा। और कैसा था? आभासी सीधा, आभासी सीधा, आभासी तथा
सीधा बनता है। ठीक, इस तरीके से ये क्या था, छह स्थिति हो गई थी। ठीक है, अब अगला जो आता है वो कौन सा है आपका, हाँ अब हम लोग पढ़ेंगे अगला दर्पण। ठीक, अगला कौन सा, अवतल दर्पण, अवतल कह रहे हैं, उत्तल दर्पण। अभी ये अवतल का हो गया, अब हम लोग पढ़ेंगे कौन सा, उत्तल दर्पण। तो उत्तल दर्पण में बच्चा लोग दो स्थिति है। पहला क्या है, जब वस्तु अनंत पर हो, जब वस्तु कहाँ हो, अनंत पर हो। अब अनंत पर होगा तो क्या होगा, वही होगा जो आप बनाए होंगे। क्या बनाए हैं, इसका जो प्रतिबिंब बना था F तथा P तथा F के बीच में, P तथा F के बीच में, ओहो, इसका फोकस पे ही बना था, अनंत के साथ कहाँ बना था, फोकस पर। ठीक है, फोकस पर। और ये कैसा था, कैसा था, आभासी था कि वास्तविक था, आभासी था, आभासी, ओहो क्या गलती हो रहा है। आकार इसका था क्या था, वह वस्तु से छोटा है ना, बहुत छोटा, बहुत छोटा, कितना छोटा, बिंदु आकार, बिंदु आकार था ना। और इसके बाद फिर इसका जो साइज था, प्रतिबिंब की प्रकृति थी, ये क्या था, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा, आभासी और क्या था, सीधा था। अब अगला देखते हैं इसका दूसरा स्थिति। दूसरी स्थिति क्या थी, जब वस्तु अनंत तथा P के बीच कहीं पर हो, यानी अनंत और P के बीच में कहीं पर भी हो। ठीक है, तो इसका जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कहाँ बनेगा, हमेशा F तथा P के बीच, हमेशा F तथा P के बीच में बनेगा। और कैसा बनेगा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। और क्या बनेगा, आभासी तथा सीधा, आभासी तथा सीधा। इस तरीके से ये क्या है, सभी चार्ट बन के तैयार हैं, यानी एक साथ हम लोग सबका समरी बना लिए। ठीक, अब इसको आप लोग क्या करिए, नोट कर लीजिए। ठीक है, फिर इसके बाद आगे जो पढ़ना है उसको हम लोग लिखते हैं, पढ़ते हैं। इसको स्क्रीनशॉट मारिए। चलिए, अब ये जो हमारा छोटा सा टॉपिक है, गोली दर्पण की फोकस दूरी F तथा त्रिज्या R में संबंध, क्या संबंध होता है उसको थोड़ा सा एक दिन बताए थे, आज बढ़िया से बता देते हैं। और इस पे जो डेरिवेशन होता है, इसका डेरिवेशन भी आता है। ठीक है, उसको हम एक अलग से 10 मिनट की वीडियो में बना के बता देंगे, क्योंकि ये आपका डेरिवेशन बहुत कम पूछा जाता है, बस सीधे संबंध पूछा जाता है 1 नंबर में। सबसे पहले हम क्या करते हैं, कोई एक बनाते हैं दर्पण। मान लेते हैं हम अवतल दर्पण बना रहे हैं। कौन सा दर्पण, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण। तो इस अवतल दर्पण की ये क्या हो जाएगी, मुख्य अक्ष हो जाएगी। ठीक है, ये क्या होगी, मुख्य अक्ष। एक अलग से 10 मिनट का वीडियो बना के डाल देंगे, उसमें आप लोग देख लीजिएगा। नहीं तो ये जो आपका मैराथन सीरीज है उसमें 50 से ज़्यादा लेक्चर आने लगेगा। ठीक है, तो देखिए अभी UVF वाला भी एक आता है, UVF में संबंध, उसको भी हम क्या करेंगे, एक अलग से वीडियो बना के डाल देंगे। वो तो लगभग 1 घंटे का डेरिवेशन है।
अब देखिए इसमें ये मान लेते हैं ये P है, ये आपका क्या है F है, ये आपका क्या है C है। तो हम पहले समझ लेते हैं जो फोकस दूरी होती है, ध्रुव और फोकस से बीच की दूरी को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी F। ठीक, वही लिखा है फोकस दूरी। फिर इसके बाद हम जानते हैं कि R क्या होता है। यहाँ पे जो ध्रुव होता है और जो वक्रता केंद्र होता है, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, R कहते हैं। तो हम समझते हैं होता क्या है, किसी यदि माना, यदि गोली दर्पण या अवतल दर्पण लिखते हैं, अवतल या उत्तल दर्पण की फोकस दूरी F तथा त्रिज्या R है, तो फोकस दूरी हमेशा त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी हमेशा त्रिज्या की आधी होती है, अर्थात F बराबर क्या हो जाएगा, R/2। ठीक, यही होता है। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं 2, यहाँ से अगर जाएगा F उधर, 2 उधर जाएगा तो R बराबर क्या हो जाएगा 2F। ठीक, चाहे ये फार्मूला लिखे चाहे ये फार्मूला, यानी फोकस दूरी जो होती है त्रिज्या की आधी होती है और जो त्रिज्या होती है फोकस की दोगुनी होती है। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है, इसका डेरिवेशन आपको मिल जाएगा, अलग से लिख लीजिए। चलिए बच्चों, अपना जो अगला टॉपिक है दर्पण सूत्र, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, अभी जब हम लास्ट वाले क्लास में इसका न्यूमेरिकल कराएंगे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा जरूरी पड़ने वाला है क्या, दर्पण सूत्र। कौन सा दर्पण, गोली दर्पण। U, V तथा F में संबंध, पहले हम समझते हैं U क्या है, V क्या है, F क्या है, फिर उसके बाद हम लोग समझेंगे उसमें संबंध। अब यहाँ पे बता दिया गोली दर्पण के लिए फोकस दूरी ये होता है F, तथा दर्पण से वस्तु की दूरी वो होता है U, और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी वो होता है V। उसमें हम लोग संबंध पढ़ेंगे। अब आपको बता दें जानकारी के लिए, इसका डेरिवेशन बहुत लंबा होता है, लगभग एक क्लास में वो पूरा 1 घंटे का क्लास होगा, उसको लेके आना पड़ेगा, उसको अलग से एक वीडियो बना देंगे। अभी फिलहाल हम सभी टॉपिक कवर करते हुए चल रहे हैं, तो इसको हम लोग संबंध पढ़ लेंगे, उसके बाद फिर अलग से जो इसका एक क्लास आएगा उसमें हम लोग कवर करेंगे। जैसे मान लेते हैं लिखा है दर्पण सूत्र U, V तथा F में संबंध। एक बार हम क्या करते हैं, एक दर्पण बनाते हैं कोई, ठीक, यहाँ एक दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है, बाहर की तरफ पॉलिश या कलई लगा हुआ है और दबे हुए भाग पे परावर्तक तल है, तो उसको कौन सा दर्पण बोलते हैं, अवतल दर्पण। क्या बोलते हैं, अवतल दर्पण। ठीक अवतल दर्पण, यहाँ पे ये अवतल दर्पण ये ध्रुव होता है, ये आपका क्या होता है बच्चा, ये फोकस होता है, यहाँ पे क्या होता है, वक्रता केंद्र होता है, और आगे जब जाएंगे तो दूर, कहीं दूर, बहुत दूर, अनंत होता है। ठीक है, ये U V, ये समझते हैं U क्या है, V क्या है, F क्या है। तो आपको बताए थे यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो होती है अपनी, वही क्या होती है, F, इसको फोकस दूरी बोलते हैं। ठीक है, फिर आपको बताए थे यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है उसको कहते हैं R, यानी कि वक्रता त्रिज्या। फिर आगे जब आएंगे हम लोग तो एक काम करते हैं, एक ठो डायग्राम बना लेते हैं कहीं ना कहीं वस्तु को रख के, ठीक, समझने के लिए। तो मान लेते हैं ये आपका ये वस्तु AB है, ये वस्तु क्या है, AB है। ओहो, गलत बन रहा है क्या, सीधा बनो बच्चा। तो ये वस्तु आपका AB है। फिर यहाँ से जब ये आएगा दर्पण से परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजर जाएगा, फोकस से गुजर जाएगा। फिर उसके बाद एक ये कहाँ से गिर जाएगा किरण, फोकस से जाएगा, तो यहाँ से दर्पण के परावर्तन के पश्चात गुजर जाएगा।
अब अगर ध्यान देंगे तो इसका जो वो प्रतिबिंब बना यहीं पे बना है, यही प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश। अब हम समझते हैं यू क्या है। ध्रुव से जो ध्रुव होता है वहां से जहां पे आप रखे हैं वस्तु, कहाँ पे रखे हैं वस्तु, यहाँ पे आप रखे हैं वस्तु, ठीक। तो यही क्या है, ध्रुव से वस्तु की दूरी को बोलते हैं क्या, यू। फिर इसके बाद यहाँ तक प्रतिबिंब बना, यहाँ से लेके यहाँ तक क्या बना है, प्रतिबिंब बना, ये क्या है, प्रतिबिंब। इसी को बोलते हैं ध्रुव से। सब एकदम ज्यादा लाइन हो गया है, कंफ्यूजन नहीं है, अभी हम बताएंगे। देखिए ध्यान से समझते हैं। सबसे पहले हमारा वस्तु ए बी लिए थे, यहाँ से प्रकाश की किरण गुजारे दर्पण से परावर्तन के पश्चात, तो ये क्या हो गया, यहाँ से फोकस से गुजर गया। फिर उसके बाद दूसरा किरण लिए जो फोकस से गुजारे दर्पण के परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष से समांतर हो गई, तो ये किरणें हैं, ठीक है। फिर हम मान लिए कि ध्रुव से जो फोकस है उसके बीच की दूरी क्या होती है, फोकस दूरी स्मॉल एफ। ध्रुव से जो वक्रता केंद्र है इसके बीच की दूरी को कैपिटल आर बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्या, फोकस, वो वक्रता केंद्र। फिर हम कह दिए जहाँ वस्तु रखे हैं यहाँ से लेके यहाँ तक, वस्तु यही है ना, जहाँ पे वस्तु रखे हैं इसकी दूरी क्या होती है, यू होती है। फिर इसके बाद जहाँ हमारा प्रतिबिंब बना ए डैश बी डैश, तो ध्रुव से लेके यहाँ तक की दूरी क्या होती है, वी, यानी प्रतिबिंब की दूरी, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा डायग्राम बन गया। अब यही डायग्राम हम लोग बनाते हैं अगर उत्तल दर्पण के लिए, तो इस तरीके से इसमें देख लीजिए, दोनों बना देते हैं। तो अगर मान लेते हैं वस्तु को यहाँ रखा जाए तो ऐसे आएगा, तो ही इधर जाएगा, तो इसको इधर वापस आना पड़ेगा, ठीक। फिर ये आपका क्या है, एफ है। फिर ये आपका क्या है, सी है। ओ नो, तो इस तरीके से ये क्या है, ये वस्तु ए है, बी है, वस्तु क्या है, ए बी है, ये क्या है, फोकस है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी को क्या बोला जाएगा, फोकस दूरी स्मॉल में एफ। फिर यहाँ से केंद्र से इसके दूरी को क्या बोला जाएगा, आर, वक्रता त्रिज्या। फिर आपका यहाँ पे जो प्रतिबिंब बना है ये ए डैश बी डैश, प्रतिबिंब बना ना यही, तो ये दूरी क्या हो जाएगी, प्रतिबिंब वाली, ये हो जाएगी क्या, प्रतिबिंब की दूरी ध्रुव से, हमेशा कहाँ से नापते हैं, ध्रुव से, प्रतिबिंब की दूरी v हो जाएगी। अब वस्तु यहाँ इधर है, तो ये क्या हो जाएगी, वस्तु की दूरी यानी कि u। एकदम समझ में आ गया होगा, u क्या है, v क्या है, f क्या है और r क्या है, ठीक। तो हम लोग यही दर्पण का सूत्र पढ़ते हैं गोली दर्पण के लिए। गोली दर्पण में एक अवतल दर्पण, एक उत्तल दर्पण, उत्तल दर्पण, ठीक है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के लिए क्या पढ़ते हैं, दर्पण का सूत्र। तो ये होता क्या है, दोनों के लिए बता दे रहे हैं, एक ही होता है, 1/f बराबर 1/v+1/u, यही सूत्र होता है, 1/f बराबर 1/v+1/u। अब देखिए ये फार्मूला जो होता है जरूरत कहाँ पड़ेगा, जब हम लोग सवाल करेंगे, बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगा, इसी से सवाल लगेगा। और सवाल भी 2 नंबर 4 नंबर में आपका पूछा जाता है। लास्ट वाले क्लास में जितने प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए रहेंगे सभी को हम बढ़िया से कराएंगे, उस वीडियो को जरूर देखिएगा, उसको छोड़िएगा मत, ये नहीं कि थ्योरी पढ़ लें सवाल न पढ़े, ठीक। इसके बाद आप समझिए, लिखिए जहाँ u क्या है, v क्या है और f क्या है, इसके बारे में लिखना पड़ेगा ना। u है ध्रुव से, ध्रुव लिखिए या दर्पण से, दर्पण से लिखिए, दर्पण और बढ़िया रहेगा, दर्पण से वस्तु की दूरी, दर्पण से कहाँ की दूरी है, वस्तु की दूरी, v क्या है, दर्पण से, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी। फिर यहाँ पे f क्या है, दर्पण से मुख्य फोकस की दूरी। तो आपने ये तीनों जान लिया।
यू वी एफ क्या होता है? अब ये क्वेश्चन एक नंबर में इस ऐसे आता है, इसको इधर से उधर कर देगा। जैसे मान लेते हैं 4 ऑप्शन दे देगा, कह देगा 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। अब बताओ ये सही है? फिर दे देगा 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। फिर दे देगा 1/u बराबर 1/v प्लस 1/f। तो इसमें से कौन सा सही है? फिर दे देगा कि 1/u बराबर दे देगा 1/v 1/f माइनस 1/u। ऐसे दे दे, u कह रहे हैं v। ऐसे 4 ऑप्शन दे देगा, फिर आपसे पूछेगा इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा सही है। तो बताइए ये सही है, 1/v बराबर 1/f प्लस 1/u। बिल्कुल गलत है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u सही है। फिर इसके बाद फिर ये वाला गलत है, ये भी गलत है। ठीक, या तो इसे दे सकता है, एक ऑप्शन है मान लेते हैं इसमें से ये ऑप्शन ना दे, ठीक है, ये सही का वाला ऑप्शन ना दे, है जो दिया था उसको दे। इसको ऐसे लिख दे, u प्लस वी बटे यू वी और इक्वल टू क्या हो जाए 1/f, ऐसे फार्मूला दे दे। तो ये क्या है? ये भी सही है ना? ये वाला सही हो जाएगा। इस तरीके से आपसे एक नंबर में क्वेश्चन जरूर पूछ लिया जाता है। आप लोग उसको देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बढ़िया समझ लीजिए। और इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं चिन्ह परिपाटी, यानी जब फार्मूला वो सवाल लगाएंगे हम लोग, तो वहाँ पे चिन्ह की जरूरत पड़ेगी। अगर फोकस एफ जो है प्लस में लेंगे कि माइनस में, जो आपका प्रतिबिंब की दूरी होगी वी उसको प्लस में लेंगे कि माइनस में, जो आपका ये यू की दूरी होगी इसको प्लस में लेंगे कि माइनस में, इस तरीके से वहाँ पे जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो हम लोग करते क्या है, इसको मिटाते हैं और अगला जो आपका हेडिंग है उसको लिखिए चिन्ह परिपाटी। क्या हेडिंग है? गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। गोलीय दर्पण के लिए, गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी। तो गोलीय दर्पण के लिए चिन्ह परिपाटी हम लोग पढ़ेंगे। तो डायग्राम तो बना हुआ है, यहीं से समझ में आएगा। ये आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। ये आपका कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। अभी हमारे जरूरत वाली काम है वाली चीज है नहीं, इसको मिटाते हैं। चिन्ह परिपाटी हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए समझते हैं चिन्ह परिपाटी कैसे होता है, क्या होता है, यानी कि कौन सा चिन्ह कब आएगा। तो एक तरफ हम लोग बनाते हैं यहाँ पे अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। एक तरफ हम बनाते हैं क्या? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण में दो स्थिति होती है, एक क्या होती है? वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक, और एक क्या होती है? आभासी। दो तरीके के प्रतिबिंब बनते हैं ना, तो इसमें दो स्थिति होती है। लेकिन जो उत्तल दर्पण होता है इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होती है? आभासी प्रतिबिंब। आभासी। ठीक, अब आइए समझते हैं। इसमें जो u होगा और v होगा और f होगा वो कैसा होगा? इसमें u v और f कैसा होगा? इसमें जो है u है और v है और f है वो कैसा होगा? इसी को हम लोग समझेंगे। इसमें यही होता है चिन्ह परिपाटी। तो कैसे समझेंगे? ध्यान से, बहुत ध्यान से समझिएगा, बहुत काम आने वाला चीज है ये। ठीक है, एक ऐसे बढ़िया सा डायग्राम बना लीजिएगा। अब यहाँ पे हम लोग समझेंगे कि कौन सा प्लस में होगा, कौन सा माइनस। हम ये क्या है, सब उसको ऐसे नॉर्मली लिए। तो आपको बता दें इस तरीके से, मान लेते हैं ये आपका दर्पण है, ठीक है, अवतल हो या उत्तल हो, कोई दर्पण हो। इधर वाला जो साइन होता है इधर होता है माइनस, और दर्पण के इधर क्या आता है? प्लस। ठीक, तो हम क्या करते हैं, अवतल दर्पण के लिए वास्तविक प्रतिबिंब देखते हैं। तो अवतल दर्पण में जो आपका ये u होता है, यहाँ ये दर्पण के इधर है ना, तो u क्या होगा? माइनस में होगा।
यू क्या होगा, माइनस में होगा। फिर इसके बाद वास्तविक प्रतिबिंब भी ये बना है, वास्तविक ही है ना। फिर जो आपका प्रतिबिंब बना है वी, वी कहाँ है बच्चा लोग, यहाँ पे ये प्रतिबिंब बना है, तो दर्पण के इसी तरफ है ना, तो वी भी क्या होगा, माइनस होगा। फिर आते हैं फोकस, तो दर्पण के इसी तरफ फोकस भी है, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी माइनस हो जाएगा। ठीक, समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं जब आभासी प्रतिबिंब एक बार बना था, कब बना था, छठी स्थिति में, याद रखिए। तो उसमें हम लोग वस्तु इस तरफ रखे थे, तो वस्तु माइनस में था, और फोकस दूरी भी इसी तरफ था। तो अरे बाबू याद आ रहा होगा छठवीं स्थिति, जब एफ और पी के बीच में था, तो हमारा प्रतिबिंब जो बना था इधर बना था, ठीक है। तो उसमें क्या था, प्रतिबिंब यानी जो इमेज बना था वो इस साइड में बना था, तो यहाँ से ये क्या हो गया था, इस साइड में प्लस हो गया था। ठीक, तो ये क्या है, अवतल दर्पण के लिए लिखा गया यू आपका क्या है, u और v में देखिए अंतर क्या है, ये u है और v ऐसे रहेगा, ठीक है। तो u है, u माइनस में है आभासी में, और वो क्या नाम, वास्तविक प्रतिबिंब हो या आभासी प्रतिबिंब हो, दोनों में वस्तु इधर था। और इसी तरीके से चाहे वास्तविक प्रतिबिंब हो चाहे आभासी प्रतिबिंब हो, दोनों में फोकस क्या था, इधर था। अवतल दर्पण की बात हो रही है, ठीक, फोकस उधर ही था, तो दोनों माइनस हो गया। अब बात आती है जब हमारा वास्तविक प्रतिबिंब बना था, तो ये प्रतिबिंब इधर है बना है, तो ये माइनस हो गया। लेकिन जब आभासी प्रतिबिंब बना था, तो प्रतिबिंब इधर बना था, तो यहाँ से इस वजह से ये प्लस हो गया। फिर बात आती है ये आपका उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में देखिए सिर्फ एक ही प्रतिबिंब बनता है, आभासी, वस्तु हमेशा इधर रहता है, यानी बाई तरफ, तो उधर बाई तरफ क्या है, माइनस है, तो इसको कायदे से माइनस लगा दीजिए। और हमारा जो फोकस दूरी एफ है, हमेशा चाहे जहाँ दो ही स्थिति बना था, दोनों स्थिति में फोकस दूरी इधर रहता है, तो फोकस दूरी जब इधर है तो प्लस में, यानी कि दाहिने तरफ है तो प्लस में, बाएं तरफ है तो माइनस में। ठीक, और हमारा हमेशा प्रतिबिंब दाहिने तरफ ही यहाँ बना, तो जब दर्पण के इधर बनता है तो माइनस, दर्पण के इधर बनता है तो प्लस, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो गया चिन्ह परिपाटी। जब भी सवाल लगाएंगे इसको हमेशा याद रखेंगे। अवतल दर्पण वास्तविक प्रतिबिंब के लिए तीनों माइनस में रहता है, वास्तविक प्रतिबिंब के लिए तीनों माइनस में, और आभासी प्रतिबिंब के लिए ये u और f माइनस में रहता है, v प्लस में रहता है। और उत्तल दर्पण में u सिर्फ माइनस में रहता है, वो बाकी सब दोनों प्लस में रहते हैं, और इसमें एक ही कंडीशन होगा। ठीक है, बढ़िया से समझ में आया होगा इस चीज को। आप लोग स्क्रीनशॉट मारिए, हम इसको मिटा के अगला पढ़ते हैं। चलिए, अब जो अगला टॉपिक है इसको हम लोग पढ़ते हैं, रेखीय आवर्धन। ये भी 2 नंबर में पूछ लिया जाता है। तो रेखीय आवर्धन होता क्या है, पहले इसके लिए भी एक डायग्राम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी एक डायग्राम बना लेते हैं, अवतल दर्पण या तो उत्तल दर्पण, और थोड़ा नीचे से बनाते हैं, ऊपर लिखना पड़ेगा परिभाषा ना। तो ये आपका कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। अवतल, उत्तल भी बना सकते हैं, अवतल दर्पण कोई भी एक बनाइए, दोनों बनाने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ से ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, ये आपका ध्रुव होता है। फिर ये क्या है, फोकस होता है। फिर ये आपका है केंद्र है। फिर अनंत है, अनंत बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब समझते हैं, एक किरण गुजारते हैं, कहीं भी वस्तु ले लेते हैं, मान लेते हैं यहाँ पे वस्तु है, ये वस्तु क्या है, ए बी। फिर यहाँ से एक गुजारते हैं किरण, ये देखा, फिर फोकस से जाएगा, गया, फिर फोकस से गुजारते हैं, फिर कहाँ से जाएगा, मुख्य अक्ष से समांतर हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये कटा। ठीक, ये आपका बना क्या, प्रतिबिंब। प्रतिबिंब यही बना, ये ए डैश है, ये बी डैश है ना। ये सब में कर रहे हैं, इसमें कोई भी दो राह नहीं है, आपको बढ़िया से आ रहा होगा। तो ऐसा क्यों बना रहे हैं, प्रतिबिंब प्रतिबिंब क्यों बना रहे हैं, ताकि दूरी उरी आपको समझना पड़ेगा। देखिए अब रेखीय आवर्धन क्या होता है, बहुत आसान है। जैसे मान लेते हैं
ये ध्रुव से यहाँ तक की दूरी क्या है, यफ है। फिर इसी तरीके से ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है, इसको इसे बना देते हैं यू, वी है प्रतिबिंब की दूरी। ध्रुव से प्रतिबिंब की ये दूरी है। इसी तरीके से ध्रुव से ये क्या है, वस्तु की दूरी है, इसको बोलते हैं यू। क्या बोलते हैं, यू बोलते हैं ना। अब समझिए एक चीज हम आपको बता दें, ये क्या है, ये भी वस्तु की कुछ है। जैसे यहाँ से यहाँ तक ये वस्तु की दूरी है, लेकिन ये वस्तु की क्या है, लंबाई है। ये वस्तु की क्या है, लंबाई है, इसको वो बोलते हैं वस्तु की लंबाई। और ये प्रतिबिंब कितना लंबा बना है, ये क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई, इसको बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं इसको, आई। अभी क्यों नहीं बता रहे थे, कहीं जरूरत ही नहीं था, यहाँ जरूरत पड़ा। जैसे हम समझते हैं, जैसे मान लेते हैं ये मैं हूँ, है ना, मेरी जो यहाँ पे लंबाई है, ठीक, तो ये ओ हो गया ऑब्जेक्ट की लंबाई। अब आगे मिरर कोई खड़ा है, यानी हम मिरर से जितना दूर हैं वो क्या हो जाएगी, यू वस्तु की दूरी, और मेरी लंबाई जितनी है वो क्या हो जाएगी, ओ, यानी कि वस्तु की लंबाई। दूरी और लंबाई में आपको फर्क समझ में आएगा। यानी मेरी जो पूरी लंबाई है नीचे से लेके ऊपर तक, वो क्या हो गई, वस्तु की लंबाई हो गई। और हम मिरर से कितना दूर खड़े हैं वो वस्तु की दूरी हो गई। ठीक, जैसे देखिए ये इतना लंबा है, इसकी ये लंबाई हो गई, और इतना दूर खड़ा है, ये इसकी क्या हो गई, दूरी हो गई। तो लंबाई और दूरी में अंतर समझ में आ गया होगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये अगर बात करें हम यू की, तो यू क्या है, यू दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। ये यू क्या है, दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी है। लेकिन अगर इसकी बात करें आई की, तो आई क्या है, प्रतिबिंब की लंबाई है। ठीक, तो यही रेखीय आवर्धन क्या है, इसको कहा जाता है किसी दर्पण के लिए दर्पण के लिए किसी वस्तु की लंबाई, किसी वस्तु की लंबाई नहीं, पहले प्रतिबिंब की लंबाई लिखिए। किसी दर्पण के लिए प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई क्या है बच्चा लोग, आई, तथा तथा वस्तु की लंबाई, तो वस्तु की लंबाई क्या है, ओ। प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं, रेखीय आवर्धन कहते हैं। ठीक, तो अब यहाँ से आपका फार्मूला जो बनेगा, रेखीय आवर्धन बराबर रेखीय आवर्धन बराबर हो जाएगा प्रतिबिंब की लंबाई, प्रतिबिंब की लंबाई बटे वस्तु की लंबाई, बटे क्या हो जाएगी, वस्तु की लंबाई। ठीक, तो रेखीय आवर्धन को, इसको यम से प्रदर्शित करते हैं, स्मॉल में यम से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, तो यहाँ से इसमें यम बराबर क्या हो जाएगा, प्रतिबिंब की लंबाई आई है और वस्तु की लंबाई क्या है, ओ है। एम बराबर हो जाएगा आई बटे ओ। अब यहाँ से एक चीज और जानते हैं हम लोग कि आई बटे ओ बराबर होता है माइनस वी बटे यू। तो यहाँ से अब क्या हो जाएगा, एम बराबर हो जाएगा आई बटे ओ बराबर माइनस वी बटे यू। ठीक, ये फार्मूला हो जाएगा। तो यही है आपका क्या, रेखीय आवर्धन 2 नंबर में पूछा जाता है। ये फार्मूला आप बहुत बढ़िया से याद रखिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल जब हम कराएंगे तो उसमें बहुत काम आने वाला है। चलिए अब कुछ जो अवतल दर्पण है और उत्तल दर्पण है उसका लास्ट टॉपिक हम लोग पढ़ लेते हैं, कहाँ कहाँ यूजेज हैं। ठीक है, इसको आप लिखिए, मिटा देते हैं।
अब हम लोग शुरू करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, अवतल दर्पण का उपयोग और उत्तल दर्पण का उपयोग। अभी हमने पढ़ा कि अवतल दर्पण उत्तल दर्पण के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे इसके कहाँ कहाँ पे उपयोग है। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले जो अवतल दर्पण का उपयोग पढ़ेंगे, हम लोग समझ लेते हैं कि किस प्रकार की किरणें अवतल दर्पण से आती हैं। अब एक मान मान लेते हैं, ये बना देते हैं आपका अवतल दर्पण। इसको बहुत ध्यान से समझिएगा। इस तरीके का इतना बेस्ट कहीं भी आप नहीं पाएंगे इसका उपयोग, क्योंकि हम रीजन के साथ आपको बताने वाले हैं। ठीक है, सीधे लिख नहीं देंगे कि इसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, रीजन के साथ आपको बताएंगे। अब देखिए यहाँ पे ये ध्रुव है P, और यहाँ पे मान लेते हैं ये F है, और यहाँ पे मान लेते हैं ये केंद्र है। फिर इसके बाद होता क्या है, एक आपको बताए थे किरणों के प्रकार, अभिसारी किरणें, अपसारी किरणें और समांतर किरणें बताए थे ना, 3 प्रकार की होती हैं। तो जो अवतल दर्पण होता है वो किरणों को अभिसरित करता है, यानी एक जगह पे इकट्ठा करता है, सब चारों तरफ से लाके एक बिंदु पे क्या करता है, इकट्ठा करता है। ठीक है, तो इसका मतलब हमको ये पता चल रहा है कि जो हमारा अवतल दर्पण होगा वो सभी किरणों को बटोरेगा। ठीक है, फैलाएगा नहीं, सभी किरणों को क्या करेगा, बटोरेगा। रीजन देखिए कैसे, जैसे मान लेते हैं ये आ रहा है मुख्य अक्ष से समांतर, एक किरण आ रही है, एक किरण इधर मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है, एक किरण इधर मुख्य अक्ष से समांतर आ रही है। ठीक है, एक किरण यहाँ ले लेते हैं, एक किरण यहाँ ले लेते हैं, एक किरण यहाँ ले लेते हैं। ये सभी क्या है, मुख्य अक्ष से समांतर आ रही हैं। तो परावर्तन के पश्चात है कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। परावर्तन के पश्चात है कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। ये भी परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। ये भी परावर्तन के पश्चात फोकस से, और ये भी परावर्तन के पश्चात कहाँ से गुजरेगा, फोकस से। और यहाँ से ये भी परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरेगा। तो यहाँ से आपको क्या देखने को मिल रहा है, सभी किरणें फोकस पे आके क्या हो रही हैं, एकत्रित हो रही हैं। इसी को बोलते हैं क्या, अभिसारी किरणें। ठीक है, तो जैसे ये किरण आई, अब ये भी फोकस पे, यानी चारों दिशाओं में जाके एक ही बिंदु पे मिल रही है, उसी को बोला जाता है क्या, अभिसारी किरणें। सभी किरणें क्या हो रही, एक ही बिंदु पे मिल गई ना, तो इसको कौन सी किरण बोला जाएगा, अभिसारी किरणें। यानी तो जो हमारा अवतल दर्पण होता है वो सभी किरणों को अभिसरित करेगा, एक पॉइंट पे लाके क्या करेगा, बटोरेगा। ठीक, तो इस तरीके से अब समझ में आ रहा है कि जो हमारा अवतल दर्पण का उपयोग होगा उसको समझते हैं। पहला होता है अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण का उपयोग। जो वाहन होते हैं, वाहन आप लोग देखे होंगे, वाहन में दो तरीके का, एक हेडलाइट होता है और एक साइड वाला मिरर होता है। ठीक है, यानी कि जो साइडिया वाला होता है, पीछे जिसको देखा जाता है, जैसे मान लीजिए ये आपका क्या है, आप जैसे ड्राइवर गाड़ी चला रहा है, एक हेड पे होता है और एक पीछे होता है, दोनों तरफ। ठीक है, तो साइड वाला मिरर में नहीं उपयोग होता है। अवतल दर्पण का उपयोग हेडलाइट, जो हेड वाला लाइट होता है, हेड मतलब सिर वाला जो लाइट होता है, हेड लाइट में किया जाता है, हेडलाइट के रूप में किया जाता है। इसी तरीके से अब दूसरा देखेंगे, अवतल दर्पण का उपयोग, अवतल दर्पण बार बार नहीं लिखे, छोटा लिख दें, इसका उपयोग टॉर्च, आप लोग देखे हैं टॉर्च, टॉर्च में भी दर्पण लगा रहता है ना। आप बताइए वो कौन सा दर्पण रहता है, वो भी क्या रहता है, अवतल दर्पण रहता है। अवतल दर्पण का उपयोग टॉर्च में हेडलाइट के रूप में किया जाता है, हेड लाइट के रूप में किया जाता है। ठीक है, के रूप में किया जाता है। अब तीसरा उपयोग इसके पढ़ते हैं, अवतल दर्पण का क्या उपयोग है। देखिए, अवतल दर्पण का उपयोग एक अस्पतालों में जो डॉक्टर लोग होते हैं, जैसे मान लीजिए कान में और नाक में और दांत में कुछ भी फंसा रहता है, उसको देखने के लिए उसका उपयोग करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका उपयोग डॉक्टर कान, आँख, नाक, मुंह आदि में
आदि को देखने के लिए करते हैं, है ना। इसका उपयोग क्या करते हैं, डॉक्टर लोग भी कान चेक करते हैं, नाक चेक करते हैं, आँख मुंह चेक करते हैं ना, इस तरीके से। तो उसमें क्या करते हैं, इसका उपयोग करते हैं। अब चौथा उपयोग लिख लिया जाए, और भी उपयोग है। सोलर सेल आप लोग देखे हैं, वहां पे भी होता है इसका उपयोग। सोलर कुकर में खाना बनाने के लिए होता है। ठीक, चलिए, चार उपयोग हैं, और भी उपयोग हो सकते हैं, बहुत सारे उपयोग हो सकते हैं। ठीक है, अब आइए समझते हैं अपना ये कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का ज्यादा उपयोग नहीं है, ज्यादा उपयोग अवतल दर्पण का है। जैसे मान लेते हैं, अभी आपको बताएं, ये अभिसारी किरण है, ये अपसारी किरण है, यानी कि इनका काम है क्या, किरणों को पूर्ण रूप से फैलाना। जैसे आप रोड पे देखे होंगे, लैंप लगा रहता है, बल्ब ना। अभी तो नगर पंचायत हो गया है बहुत जगह पे, तो सभी जगह रोड रोड पे एकदम उजाला हो गया है, तो वो जो हेडलाइट के रूप में उसका उपयोग होता है, वो उत्तल दर्पण ही रहता है। तो उसका काम क्या रहता है, एक छोटा सा लाइट रहता है, चारों तरफ फैला देता है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं चारों तरफ फैलाने को अपसारी किरणें। जैसे देखिए, एक हम लोग बनाते हैं क्या, एक हम लोग बनाते हैं कौन सा दर्पण, उत्तल दर्पण। ठीक, तो यहाँ से आपका ये हो जाएगा मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, और यहाँ से आपका हो जाएगा ये क्या, फोकस, और यहाँ से हो जाएगा ये आपका केंद्र, यह हो जाएगा ध्रुव, ये पोल हो जाएगा। तो जब किरणें इधर से आएगी, इधर चली जाएगी, यहाँ से आएगी, यहाँ चली जाएगी, क्यों, क्योंकि इसमें परावर्तन की घटना होती है ना दर्पण में। यहाँ से आएगी, ये भी इधर चली जाएगी। ठीक है, सब क्या हो जाएंगी, परावर्तित हो जाएंगी। तो इसके बाद ये कहाँ क्या होगा, इस फोकस पे आके फोकस से सब जाएंगे, यानी ये इधर चला गया, ये इधर चला गया, ये इधर चला गया। तो अब यहाँ से क्या हो रही है, एक बिंदु से किरणें सभी दिशाओं में फैल रही है। ठीक है, ऐसे नीचे से भी देख लेते हैं। ऐसे किरण आ रही थी, अब किरण क्या हो गई, चली गई। तो ये कर क्या रही है, सभी को अपसरित कर रही है, यानी कि एक बिंदु से चारों दिशाओं में सब क्या कर रही है, फैला रही है। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं अपसारी किरणें। तो उत्तल दर्पण में जो भी किरणें होती है, उसमें क्या होती है, किरणें अपसरित होती हैं। तो हम लोग इसका पढ़ लेते हैं उपयोग। ठीक, अब इसका हम लोग पढ़ते हैं उपयोग, क्या क्या है उपयोग, देखिए। इसका एक और उपयोग बता दें आप लोगों को, अभी ऊपर यहाँ लिख देते हैं पांचवा, दाढ़ी, दाढ़ी बनाने में किया जाता है। जो अब देखते होंगे दाढ़ी उड़ी बनाया जाता है, वहाँ पे भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक, तो जो मिरर होता है, दाढ़ी उड़ी बनवाने जाते होंगे आप लोग, देखे होंगे मिरर उरर क्या है लगा रहता है, बाल वाल बनवाने जाते हैं। ठीक, तो वो कौन सा मिरर रहता है, वो अवतल दर्पण रहता है। अब अगला उपयोग, इसका उपयोग पढ़ते हैं हम लोग उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों में साइड मिरर, जो बगलिया में दो ठो मिरर हुआ होता है, साइड मिरर के रूप में किया जाता है, साइड मिरर के रूप में किया जाता है। ठीक, अब इसके बाद फिर एक और इसका उपयोग है, सड़कों के किनारे, सड़कों के किनारे लगे लैंपों के रूप में किया जाता है।
सड़क के किनारे जो लाइट लगा रहता है, लैंप लिखो या तो लाइट लिखिए, ठीक है, लैंप लिखिए या तो लाइट लिखिए, के रूप में किया जाता है। इसके बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं है, सबसे ज़्यादा उपयोग इसी के हैं। तो इस तरीके से आपका कोई भी एक सिंगल टॉपिक नहीं छूटा है, सभी टॉपिक हमने कवर कर दिया। तो आपका प्रकाश का परावर्तन वाला पूरा चैप्टर, दर्पण का पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया। तो ये क्या है, पहले एक ये अलग चैप्टर रहता था, अभी फिलहाल तो प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन दोनों एक ही में कर दिया है। लेकिन जब हम लोग पढ़ते थे तो यहाँ पे एक अलग ये चैप्टर रहता था और प्रकाश का परावर्तन एक अलग चैप्टर रहता था, ठीक है। तो प्रकाश का परावर्तन हमने कंप्लीट कर लिया। अब इस पे एक क्लास कल आएगा, वो क्लास होगा कि जो आपको यू वी एफ में संबंध बताए थे, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, और एक बताए थे एफ बराबर r/2, एक आवर्धन क्षमता m बराबर I/O बराबर -v/u। ये 3 फार्मूले हैं, इन तीनों फार्मूले पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ज़्यादा क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर में आए रहेंगे उसी को कराया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है अगला क्लास, इसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। तो उम्मीद करते हैं ये सभी आपको बढ़िया से समझ में आ रहा होगा और आप बढ़िया से पढ़ाई करते रहिए। तो इसके बाद फिर हम लोग पढ़ेंगे अगले दिन में, और अगला टॉपिक रहेगा हमारा न्यूमेरिकल। फिर उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे प्रकाश का अपवर्तन। चलिए, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।